स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज यूपी की योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई और अपराधों में कमी होने का दावा भी किया। लेकिन अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो इस दावे में अधिक सच्चाई नजर नहीं आती। इसके अलावा अब योगी के आगे की राह सियासी चुनौतियां और मुश्किलों भरी हो सकती है। यूपी में अगले साल यानी कि 2022 में चुनाव योगी के कामकाज और चेहरे पर लड़ा जाना है, जो उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण समझिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 साल का सफर पूरा कर लिया है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने से पहले इस मौके पर यूपी सरकार ने अपने उपलब्धियों को गिनाया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। इस दौरान सभी त्योहार भी शांतिपूर्वक मनाए गए। उन्होंने कहा कि आज यूपी के बारे में दुनिया में सकारात्मक माहौल बना है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन हमें मिला है। उनके नेतृत्व में अब बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आज ईज ऑफ डूइंग की लिस्ट में भी यूपी नंबर 2 है। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले केंद्र की योजनाओं को जगह नहीं दी जाती थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि यदि पुरानी सरकारें केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करती तो बड़ा परिवर्तन हो सकता था। उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के सामने एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस सकारात्मक माहौल को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मेरी टीम के सभी सहयोगियों के परिश्रम और प्रदेश की जनता ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो फील्ड में रह करके प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर के कार्य किया है, एक टीम वर्क जो हर एक क्षेत्र में देखने को करने को प्राप्त हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। मित्रों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 4 वर्ष पहले तक केंद्र की किसी भी योजना में उसका कहीं कोई स्थान नहीं होता था। ये सभी योजनाएं आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बननी है। उस समय भी बन सकती थी। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और उसके उपरांत एक एक करके जो योजनाएं देश के अंदर लागू हुई, उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से तत्कालीन सरकार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करती, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय किया जा सकता था। हमारी सरकार ने इन योजनाओं को मिशन मोड में लागू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर्चे पर यूपी नंबर 1 है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अपराध के मामलों में कमी आई है। हमारी अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूपी सीएम ने कहा कि डकैती में 65%, हत्या में 19%, बलात्कार में 45% की कमी आई है। 1535 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। लेकिन योगी के रामराज्य के दावों की पोल तो एनसीआरबी के आंकड़े ही खोलने के लिए काफी हैं। एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट की माने तो यूपी में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए। ये आंकड़ा 59,853 है, जो कि ऐसे मामलों का पूरे देश में 14.7% है। इतना ही नहीं, यूपी में पॉक्सो एक्ट के तहत भी नाबालिग लड़कियों के खिलाफ सबसे अधिक जुर्म हुए। साथ ही यूपी देश में रेप के मामलों में दूसरे पायदान पर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भले ही 4 साल ही आसानी से पूरा कर लिया हो, लेकिन आगे की सियासी राह चुनौतियों भरी है। इसमें योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबका स्वीकार्य नेता बनने और उनका भरोसा जीतने की है।
इसके अलावा अपने हिंदुत्व के रुख को बरकरार रखने के साथ साथ विकास के पैमाने पर भी खरा उतरना होगा। सूबे में 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के कामकाज और चेहरे पर होना है। ऐसे में उनकी आगे की राह काफी मुश्किलों भरी है। इसके अलावा जिस तरह से किसान सड़क पर है और अपने गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन कर रखा है, ऐसे में किसानों की नाराजगी को दूर करना सीएम योगी के लिए बड़ी चुनौती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आर्या न्यूज के सवाल दिखा देते हैं। कितने शानदार हैं योगी के 4 साल, ये सबसे बड़ा सवाल आज आर्या न्यूज पूछ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि 4 साल में यूपी की तस्वीरें आखिर कितनी बदली हैं, इस पर भी आज हम सवालों में जो चर्चा है उसमें जवाब मांगेंगे। क्या वाकई में यूपी में अपराध कम हुए हैं? क्योंकि लगातार एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं, जबकि अगर सूबे के मुखिया की बात करें तो उनके आंकड़े अलग तस्वीर उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं। सूबे के मुखिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, लेकिन क्या वाकई में यूपी में अपराध कम हो चुके हैं? एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल आज आर्या न्यूज पूछ रहा है कि यूपी की इकोनॉमी देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले सीएम योगी के लिए आगे की चुनौतियां आखिर क्या हो सकती हैं, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक, खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, बेमिसाल 4 साल या फिर अधर में लटक चुकी है योगी की सरकार, क्योंकि 2022 में चुनाव है। देखिए, बेमिसाल 4 साल हुए हैं, क्योंकि जो 25 साल का आप देखेंगे वहाँ पे जो पापों का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि समुद्र स्थापित हो गया था, उसको समाप्त किया है और उत्तर प्रदेश को विकास की ओर तेजी से उन्होंने अग्रसर किया है और हर जगह में, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। और केंद्र की योजनाओं को भी बहुत तेजी से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। बहुत तेजी से उन्होंने आयुष्मान भारत को, बहुत तेजी से उन्होंने जनधन को, बहुत तेजी से उन्होंने मुद्रा लोन को, बहुत तेजी से स्किल ट्रेनिंग को, बहुत तेजी से स्टैंड अप इंडिया को, बहुत तेजी से जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूपी में किया गया। वैसे ही किसानों को मदद देने के लिए पीएम किसान की योजना है, उसको भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें योगी जी और मोदी जी के आप कह सकते हैं नेतृत्व में, योगी जी उनकी गाइडेंस में जो काम कर रहे हैं और योगी जी की जो टीम जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, उससे उत्तर प्रदेश का कायापलट हुआ। उत्तर प्रदेश, लेकिन राजनीतिक समीकरण तो कुछ और ही कहते हैं खेमचंद शर्मा जी की मोदी शाह की जोड़ी योगी को जरूर लेके आई, लेकिन अगर अब उत्तर प्रदेश को देखें तो सिर्फ और सिर्फ योगी ही, मतलब बीजेपी का मतलब उत्तर प्रदेश में अब योगी है। ऐसा नहीं है, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी वो कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे टीम वर्क है। और योगी जी ने खुद बोला है कि मैं माननीय पीएम साहब के नेतृत्व में, माननीय पीएम साहब के जो उनकी गाइडेंस है, जो उनके सजेशंस हैं, जो उनका नेतृत्व है, उसके अनुसार काम कर रहा हूँ और उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा वो खुद से कह रहे हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि यूपी में सिर्फ योगी यूपी में सिर्फ और सिर्फ चलिए, इसमें कितनी सच्चाई है संदीप चौधरी जी से ही पूछ लेते हैं। संदीप चौधरी जी, अगर स्टार प्रचारकों की बात करें अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं तो लगातार उसमें यह देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जरूर जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन खेमचंद शर्मा जी तो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी शाह योगी। नहीं, देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से एक जिम्मेदारी होती है संगठन के अंदर, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी है, देश के पीएम की जिम्मेदारी, वो नरेंद्र मोदी के पास है और ये एक सबसे बड़ा पद होता है पार्टी की तरफ से भी, सरकारों की तरफ से भी। तो आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, एक तरीके से वो रिपोर्टिंग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ में सर्वप्रथम अपना सर्वोपरि रखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, जो आज की तारीख में देश के अंदर योगी जी की प्रतिष्ठा है, वो एक अलग ही डिमांड है उस चीज़ की। आपने देखा होगा, चाहे हैदराबाद में चुनाव होता हो, चाहे साउथ में चुनाव हो, चाहे नॉर्थ में चुनाव हो, चाहे ईस्ट में चुनाव हो, चाहे वेस्ट में चुनाव हो, हर जगह योगी जी की डिमांड रहती है। और भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो भी इस चीज़ को जानता और समझता है। इसी
इसीलिए आपको योगी जी बंगाल में भी देखने को मिलते हैं, आपको योगी जी हैदराबाद में भी देखने को मिलते हो, दिल्ली का चुनाव होता है तो योगी जी दिल्ली में भी देखने को मिलते हैं। तो योगी जी का कद और उनकी डिमांड आज की तारीख में है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, और उन्होंने एक अपने शासन के द्वारा भी अपनी एक इमेज बिल्ड की है क्विक एक्शन लेने की। और इस चीज से पल्लवी जी इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से जो गुंडे लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो डॉन हैं, उनके प्रति उन्होंने जो अपना कमिटमेंट पूरा करके दिखाया। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पे अब किसी भी गुंडे का अधिकार नहीं रहेगा, वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर चला जाए। और आपने देखा कितने लोगों के इनकाउंटर हुए जिन्होंने भी वो राह चलने की कोशिश की, अलग गुंडागर्दी की। और आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी जैसे डॉन आज जो पंजाब की जेलों में दुबक कर बैठे हैं, पुलिस उनको उत्तर प्रदेश लाना भी चाहती है तो वो किसी ना किसी तरीके से एक कानून का सहारा लेकर या दूसरी राजनीतिक दलों का सहारा लेकर अपनी जान बचा रहे हैं। तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि योगी जी का खौफ है बदमाशों के अंदर। और पिछले कुछ समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, अलग दूसरे सांप्रदायिक दंगे होते थे, मंदिर मस्जिद के झगड़े होते थे, सरेआम कत्लेआम होता था, कवाल की घटना आपको याद होगी, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश उसमें जला था, 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के बहनों को छेड़ा गया था। तो आज की तारीख में ऐसी चीजें हमें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। तो बदलाव तो आया है, लेकिन जिस तरीके से नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो रिकॉर्ड हैं वो एक अलग चीज है, और जो जमीन पर चीजें दिखाई देती हैं वो अलग है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश बदला है और उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम कम हुआ है। लोगों के अंदर मैं मानता हूं कि वो दहशत कम हुई है। लोग रोड पे जाते थे, बसें रुकी रहती थी, ट्रक रुके रहते थे, लोग रोड के ऊपर नमाज पढ़ते थे। आज मैं मानता हूं कि लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं। डर है कहीं ना कहीं, आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं मानता हूं कानून का डर है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, कानून का डर है, लेकिन अगर बीती तस्वीरों को देखें तो ऐसी तस्वीरें तो नजर नहीं आ रही हैं उत्तर प्रदेश से। खास करके एनसीआरबी का डेटा आप लोग मान नहीं रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि क्राइम रेट बढ़ चुका है। देखिए, विपक्ष के समय में क्या होता था, उस समय अगर 100 लोग थाने में जा रहे हैं तो 100 में से मुश्किल से 5 लोगों की एफआईआर दर्ज की जाती थी। 95% लोगों को ऐसे ही भगा दिया जाता था, उनको सुना तक नहीं जाता था, उनको बैठाया तक नहीं जाता था, उनको सम्मान के साथ उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। आज जो भी थाने में जाता है, जो भी पुलिस स्टेशन में जाता है, उनकी बात को सुना जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है और तेजी से एक्शन होता है। तो एक तो कारण यह है कि आप यदि कुछ नंबर्स आप दिखा रहे हैं, कुछ संस्थाएं दिखा रही हैं, तो क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो बढ़ गई है, वो तेजी से बढ़ गई है, वो 100% हो रही है, पहले जो 5 या 10% होती थी। दूसरा, जमीन पे जो सच है, सच को कोई छुपा नहीं सकता। सच ये है कि आज आप लोगों के बीच में जाइए, लोग खुद कहेंगे कि पहले हम रात को जाने में डरते थे, पहले हम अगर परिवार के साथ गाड़ी में जा रहे हैं तो हमें संदेह होता था कि हम सुरक्षित शाम को रहेंगे या नहीं रहेंगे, लोग इसीलिए दिन में ट्रेवल करते थे। आज खुले में रात को भी ट्रेवल करते हैं, क्योंकि हर जगह आपको पीसीआर वैन मिलेगी, आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको पुलिस की पेट्रोलिंग मिलेगी, आपको पुलिस एक पुलिस की तरह, एक सहायक पुलिस की तरह आपको खड़ी मिलेगी। ना कि पहले क्या होता था, पुलिस स्टेशन एक तरीके से वसूली के अड्डे बने हुए थे, वहां से एक्सटॉर्शन होता था, वहीं से पूरा पैसा इकट्ठा किया जाता था। और जो गुंडे थे और एक पर्टिकुलर वर्ग जिसको वो राजनेता पालते थे या जिन्होंने उनको संरक्षण दिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उनकी चलती थी। बाकी जो लोग थे वो बेचारे। संदीप जी, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो बहुत बेहतरीन है, शायद यही वजह है कि स्टार प्रचारकों की अगर लिस्ट देखें, अगर चुनावी राज्यों की देखें तो सबसे ऊपर उनका नाम होता है। क्या माना जाए, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे को योगी आदित्यनाथ ने जमकर भुनाया है इस वजह से? देखिए पल्लवी जी, इस चीज में कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले एक हिंदुत्व का बड़ा फेस बन चुके थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए जाने जाते हैं, एक संत समाज से वो आते हैं और एक तरीके से अगर आप देखा जाए पारिवारिक उनका त्याग है, कहीं वो बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़े हुए, पूरे टाइम वो प्रदेश के लिए समर्पित हैं। और आपने देखा होगा बीच में उनकी मदर फादर भी एक्सपायर हुए थे, तो उस टाइम वो अपने घर तक नहीं जा पाए। जो इस तरीके का सन्यासी हो, जो परिवार का त्याग कर चुका हो, तो मैं मानता हूं इस चीज का जनता के दिलो दिमाग पर फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों को जनता सुनना चाहती है, ऐसे लोगों से जनता जुड़ना चाहती है। और उन्होंने कई डिसीजन लेके दिखाए, उन्होंने बिना हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के क्राइम को खत्म करने का काम किया, जो भी इस तरीके के गुंडे थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। और ये चीजें उन्होंने बेफिक्र होकर बिना डरे ये चीजें कही हैं, जबकि दूसरे पॉलिटिशियन अपनी राजनीति खत्म होने की वजह से कई बार डरते हैं बोलने से, लेकिन वो कभी भी डरते नहीं है। और जब हमारा नेता नहीं डरता है तो जनता के अंदर एक हिम्मत आती है
है और यही हिम्मत जनता के अंदर आई। पल्लवी जी, आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा, एक भी पलायन नहीं आपने देखा होगा जो किसी दूसरे धर्म से या किसी से डर के हुआ हो। एक भी लव जिहाद का केस आपने नहीं सुना होगा कि हमारी लड़की को कोई जबरदस्ती उठाकर ले गया, जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। तो समाज के अंदर इस तरीके के बदलाव हैं। आज बच्चियां स्कूल और कॉलेज जा रही हैं। योगी की छवि इस वजह से सामने निखर कर आ रही है क्योंकि एक तो उन्होंने गौ हत्या पर कानून बना दिया, दूसरा लगातार राज्यों के जगहों के नाम भी बदल रहे हैं, और तीसरा आपने अभी कहा लव जिहाद पर कानून। जी बिल्कुल पल्लवी जी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका जो काम करने का तरीका है वो दूसरी जो पार्टियां, हमने बसपा का भी शासन देखा है, हमने समाजवादी पार्टी का भी शासन देखा है, और मेरे याद तो कांग्रेस का भी शासन है जब वीर बहादुर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग तरीका है। कल्याण सिंह जी का भी तरीका अलग था डिसीजन लेने का, काम करने का, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को आज तक जितने मुख्यमंत्री मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा क्विक और राइट एक्शन जो लेते हुए मैंने देखा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन इसका नुकसान खेमचंद शर्मा जी कहीं विधानसभा चुनाव में झेलना ना पड़ जाए आप लोगों को, क्योंकि अगर दिल्ली के चुनाव को देखें तो योगी आदित्यनाथ तो वहां पर भी आए थे और उसके बाद तस्वीरें क्या हुई थी वो तो आपने देखा ही था। देखिए दिल्ली, यूपी और जो अभी जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ की सबकी स्थिति अलग अलग है। योगी जी की जो छवि है, योगी जी की जो छवि 2-3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनी। एक उनका जो अपना खुद का जीवन है बिल्कुल साफ सुथरा है, पूरी तरीके से वो समाज के लिए कमिटेड है, उनके ना कोई परिवार है, ना दिल्ली में आए तो चुनाव प्रचार करने तक साफ सुथरा नहीं था क्या खेमचंद शर्मा जी? तब भी तो था ना, जय श्री राम के नारे तब भी लगाए थे आकर के, जीतने का दावा तब भी किया था आकर के। आता हूँ उसी पे। तो उनकी जो छवि है, उनकी जो पर्सनल छवि है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही साफ सुथरी है, उसका एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा वो योगी जी का मतलब वर्क, योगी जी का मतलब डिसीजन, योगी जी का मतलब डिले नहीं, योगी जी का मतलब क्विक एक्शन। तो वो लोगों को पसंद आया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर क्विक एक्शन लेते हैं, अगर कोई समस्या है तो उस पर कानून बनाते हैं। जैसे आपने गौहत्या का कानून बोला या फिर आपने लव जिहाद पे कानून बोला, वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उन पर एक्शन लेने का है। अगर अपराधी हल्ला मचा रहे, अपराधियों ने पूरी तरीके से समाज में भय फैलाया हुआ तो उनका इनकाउंटर करना और उनमें भय फैलाना है, ये भी योगी जी ने करके दिखाया। वैसे ही जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे कुछ ऐसे मनचले लोग, उनके लिए भी स्क्वाड बनाया और शक्ति का प्रदर्शन किया कि कैसे पुलिस, कैसे हमारी जो पुलिस तंत्र में हमारी जो बहनें हैं वो अपनी माता बहनों को सुरक्षित कर सकते हैं और उनमें विश्वास पैदा कर सकते हैं कि योगी जी की सरकार और इस सरकार में कोई आपको छेड़ नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। वैसे ही योगी जी ने इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया और उससे महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। खेमचंद शर्मा जी, इस पे मैं आपसे सवाल जरूर लूंगी, लेकिन धर्मवीर चौधरी हैं, बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आरा न्यूज पर। जी पल्लवी जी नमस्कार। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? पल्लवी जी, जो ये अभी 2 सज्जन बोल रहे थे, मैं जरा आपकी और इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि जिस सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर खुद संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हों और जिस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, जनता उनसे न्याय की उम्मीद क्या कर सकती है? और ये जो कह रहे थे कि अभी इन्होंने जो भ्रष्टाचार मिटा दिया और विकास के नए पैमाने कर दिए, तो एनसीआरबी के डाटा ये क्यों छुपा रहे हैं? एनसीआरबी के डाटा को सुरक्षित करें। और जो पुराना एनसीआरबी का डाटा है उसमें अगर आप देखेंगी तो देश में प्रदेश नंबर 1 है क्राइम में, बहन बेटियों। एक्चुअली मैं धर्मवीर जी डेटा ही देख रही थी, आपको पता है डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपकी सरकार जब थी तब के डेटा को देखा जाए ना तो उस टाइम जो क्राइम रेट था और जो बीजेपी के टाइम पे क्राइम रेट है और सपा की सरकार को देखे, मैंने तीनों को जो कंपेयर किया था ना तो आपकी सरकार भी कोई साफ सुथरी नहीं थी, आपको पता है। और लगातार हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि हम लगातार ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि 4 साल में कितने काम आखिर योगी आदित्यनाथ ने किए हैं और जनता उनसे कितनी खुश है। धर्मवीर जी, पल्लवी जी, मुझे बोलने का आपने मौका तो दीजिए मुझे, आपने मुझे बुलवाया, आपने मुझे बोलने की दे रही, आप मेरी बात सुनिए तो सही। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में भारत की वो पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने सरकारी निवास पर बुला करके भ्रष्टाचारी मंत्री और विधायकों को गिरफ्तार करा के जेल भेजने का काम किया। इस सरकार में क्या हो रहा है? कुलदीप सेंगर जैसे लोग सरकार के फलते फूलते हैं और चिन्मयानंद स्वामी जैसे बलात्कारियों के ऊपर से सरकार खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। आप लोग संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को शर्मा जी? ठीक है धर्मवीर जी, जवाब ले लेते हैं। मट्टी का छिड़के आग लगवा देते हैं।
ठीक है, ठीक है। पानी पीजिए, थोड़ा सांस लीजिए। ठीक है चिल्लाने से शर्मा जी जवाब दीजिए। चिल्लाने से सच संरक्षण दे रहे हैं शर्मा जी आप लोग अपराधियों को। 5% से नीचे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लोग सुन रहे हैं। 12% होती थी, लोग सुन आज रहे हैं, GDP सांस की दर लीजिए। क्या है उत्तर प्रदेश में? सुन लीजिए आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम सभी जानते हैं कैसे। अरे चिल्ला जो नहीं बहन, रहा, अरे आपको सुन आपको लीजिए, सच्चाई का मैं भी चिल्ला आंकड़े सकता हूँ, मैं दिखा इसलिए नहीं रहे चिल्ला रहा आप क्योंकि मुझे बताइए कि GDP डिबेट की दर सभ्य क्या होनी है? चाहिए, लोगों को आज समझ में प्रदेश आना में चाहिए। आज हम किसानों सभी के जानते हैं कि जब बहन मायावती मुख्यमंत्री थी, उनके मुख्य सचिव खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे और हर एक एमएलए को टारगेट था कि किस तरीके से आपको एरिया से एक्सेशन करना है, किस तरीके से आपको वसूली करनी है, और वो वसूली कर करके बहन जी के खजाने को भरते थे। और सबको पता है किस तरीके से बहन जी के रिश्तेदारों को दिल्ली में पकड़ा गया, कितना पैसा उनके पास था, वो अता संपत्ति कहां से आई। अरे भाई, वो बहन जी के रिश्तेदारों के पास अता संपत्ति कहां से आई, आप बताओगे? बहन जी तो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, नोबल परिवार से थी। सैकड़ों करोड़ रुपए जो दिल्ली में पकड़े गए वो कहां से आए? हजारों करोड़ रुपए जो आपके नेताओं के पास है वो कहां से आए? तो सभी जानते हैं एक तरीके से आप लोगों ने जो धंधा बना रखा था कि हमें लोगों को लूटना है, उद्योगपतियों को लूटना है, उसी से यूपी पूरी तरीके से आप देखेंगे उस समय जो उद्योगपति थे उनसे विहीन हो गई थी। वहां पे जो उद्योग धंधे थे खत्म होते जा रहे थे, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो गई थी। आज की सरकार में एक्सेशन नहीं होता, आज की सरकार में जनता के लिए काम होता है, आज की सरकार में अपीसमेंट नहीं होती, जातिवादी की राजनीति नहीं होती, आज की सरकार में सबका साथ सबका ठीक है धर्मवीर जी, ठीक है आराम से चर्चा करिए, इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। आप ठीक है शांत रहिए दोनों लोग, सब्जी मंडी मत बनाइए इसे, ये चर्चा है। हम यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सच में योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल हैं या नहीं है। शांत रहिए, शांति के साथ धर्मवीर जी, शांति के साथ दोनों, ठीक है। कर्जा लेकर के अरे सम्मानित पार्टियों के सम्मानित प्रवक्ता हैं आप दोनों, सम्माननीय तरीके से अपनी अपनी बात रखिए ताकि दर्शक भी इस चीज को समझ सके। इस तरीके से सब्जी मंडी मत बनाइए आप लोग, खड़ी कर लोगे, शांति के साथ दिखाने के लिए कर्जा लोगे। संदीप चौधरी जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डेटा ये देखता है कि राज्यों में क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, हर साल वो डेटा देता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश क्षेत्र में और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा, तो उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्राइम रेट अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं इनकी बात पे आता हूं। धर्मवीर जी जिस तरीके से कह रहे थे, हमने धर्मवीर जी वो टाइम भी देखा है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहन मायावती की जान पर खतरा हो गया था, इतना क्राइम था। आपको भी याद होगा, ज्यादा कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहन मायावती ने बाद में इतना कंप्रोमाइज किया कि कैराना के जिस विधायक ने उनके ऊपर हमला किया था उसी को बाद में अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी उनकी रही? और हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखे, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसी में आपने मुजफ्फरनगर का दंगा देखा और दूसरे ऐसे तमाम दंगे हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन जिस तरीके से बात भ्रष्टाचार की आती है, मायावती के टाइम में इतना ज्यादा जो सरकारी खनन था उसका दुरुपयोग हुआ, लोगों को बेच दिया गया और लोग जो बिल्कुल कोड़ी के मोहताज थे वो देखते देखते करोड़पति और अरबपति बन गए। तो ये चीजें आज की तारीख में पल्लवी जी रुकी हुई है। प्रदेश को बेचा नहीं जा रहा है। आपके पास कोई ऐसी न्यूज नहीं आती जहां पे आपने देखो अवैध खनन चल रहा है या प्रदेश को बेचा जा रहा है। तो इस तरीके के लोगों पर लगाम लगी हुई है और इस तरीके के लोग परेशान हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के लोग नहीं है, लेकिन वो लोग भी मजबूर है, वो प्रदेश को लूट नहीं सकते, उनकी भी गर्दन आज की तारीख में दबोची गई है। तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है शर्मा जी, 2022 में चुनाव है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये लड़ेंगे जाकर के या फिर अन्य राज्यों की तुलना में मोदी और शाह के चेहरे पर लड़ेंगे जाकर? देखिए, हमारी पार्टी एज ए यूनिट काम करती है और एज ए यूनिट के जो हमारे नेतृत्व करता है उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और देश में मोदी जी हैं और हमारी टीम हर जगह काम करती है। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, लाखों की संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश में कैडर है, हर गांव में हमारा कैडर है, हर टाउन में हमारा कैडर है। हम उस कैडर को साथ में लेके, उन सबका फीडबैक लेके और अपना जो नेतृत्व है, उसका जो विचार है, हमारी जो नीति है, हमारी जो रीति है, उस सबको मिला के हम साथ में चुनाव लड़ते हैं। और हम जो चुनाव लड़ते हैं वो जनता की भलाई के लिए लड़ते हैं। हम जनता की जो इशू हैं उनको आगे ले जाके उन पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम चुनाव लड़ते हैं। जनता का इशू अभी किसान आंदोलन भी है खेमचंद शर्मा जी। किसान आंदोलन पे आप सभी जानते हैं, जो किसान आंदोलन वो था, अभी किसान आंदोलन है, था नहीं। आज जो किसान आंदोलन की दिशा
और उसका जो स्वरूप है पूरी तरीके से बदल चुका है। आज आप देखेंगे जो अपने आप को किसान नेता बोलते थे वो राजनीतिक मंचों पे जाके राजनीतिक बातें कर रहे हैं, तो वो किसान आंदोलन आप उसको बोलेंगे तो वो कोई चुनौती आपको लगती है क्योंकि लगातार महापंचायतें हो रही हैं और विपक्ष आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहा है, लगातार सक्रिय है, चुनौती लग रही है आप लोगों को? देखिए, आंदोलन जीवी जो पंचायतें कर रहे हैं, जाके भिन्न भिन्न राज्यों में दौरा कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुद्दों से वो भटक चुके हैं, मुद्दों पे अगर वो रहते तो जिस मुद्दे को वो उठाया था उसका भी भला होता, किसानों का भी भला होता, लेकिन वो अपनी भलाई में लग गए, अपनी राजनीति चमकाने लग गए। और जो देश का जो मुद्दा है, क्योंकि किसानों को मजबूत करना है, किसानों को 21वीं सदी का किसान बनाना है, किसानों को नया इन्वेस्टमेंट देना है, किसानों को नई तकनीक देनी है, किसानों को एक हमें कानूनी दायरा देना है जिससे कि वो इक्विप्ड रहें। अगर किसी के साथ मिलके वो खेती करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं, तो उनके पास कानूनी अधिकार रहे कि वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकें, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकें, पुलिस स्टेशन पे जा सकें। वो सब चीज देने के लिए मोदी जी ये तीनों कानून लाए हैं और ये कानून आज के समय के अनुसार जरूरी है। ये किसान को मजबूत करेंगे, उसकी आय को दुगनी करेंगे। लेकिन जो आंदोलनजीवी हैं वो समझते हैं, वो जानते भी हैं कि अगर ये फायदे लोगों को मिल गए, अगर ये फायदे किसानों को मिल गए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है जो ऑलरेडी धरातल पे है वो और नीचे चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ की चुनौतियां क्या है, संदीप जी से जान लेते हैं। संदीप जी, क्या चुनौतियां लग रही हैं 2022 में योगी आदित्यनाथ की? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, किसान आंदोलन वाकई एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से एमएसपी की बात आती है तो फिर उसमें एमएसपी में न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा देश आ जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी किसान हैं सबको एमएसपी चाहिए, क्योंकि हर कोई बेटरमेंट की तरफ बढ़ना चाहता है। तो किसानों का मुद्दा केंद्र सरकार को मिलकर किसी भी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। इससे योगी सरकार के लिए आने वाले टाइम में जो चुनाव है वो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आज तक की जो स्थिति है, योगी जी की जो डिमांड है वो कम नहीं है। योगी जी को लोग उत्तर प्रदेश के अंदर पसंद करते हैं, लेकिन एक समस्या आ गई है। अभी मैं सहारनपुर तक की विजिट करके आया हूं, लगभग पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्रॉस होता है। तो मैंने लोगों से मिला तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारे जो विधायक है जिनको हमने जिता करके भेजा है वो हमारे काम नहीं करा पाते हैं, उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी संगठन को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अधिकारी लोगों की बातें सुने और अपने नेताओं को हमें इतनी ताकत देनी पड़ेगी कि वो लोगों के काम करा पाए। क्योंकि लोगों ने अपने विधायक को इसलिए चुना है कि भाई वो उनके पास जाते हैं अपने काम कराने के लिए, और विधायक अगर काम नहीं करा पाता तो फिर कहीं ना कहीं आम आदमी में एक प्रॉब्लम पैदा होती है, उसके अंदर एक डर पैदा होता है और फिर वो दूसरा ऑप्शन देखता है। ठीक है, शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पे काम सभी के लिए होते हैं, सामाजिक काम होते हैं। व्यक्तिगत कामों के लिए हमारी पार्टी हमेशा से सेकेंडरी रखती है, क्योंकि व्यक्तिगत कामों को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम समाज के काम को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम जो समाज की समस्या है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो समाज की समस्याओं का जिक्र ही कर रहे थे ना संदीप चौधरी जी। आपको बता रहा हूँ, देखिए पहले क्या सिस्टम था, एसपी और बीएसपी में आप जाइए, वहां पे ठेकेदारी थी। आप अपना कुछ भी, चाहे आपका लेजिस्लेटिव वर्क है चाहे आपका इलीगल वर्क है, जाइए उनको आप कमीशन दीजिए और आप अपना काम करा लीजिए। आज कानून के अनुसार काम होता है, नियम के अनुसार काम हो रहा है और हमारे एमपी एमएलए को भी अधिकार दिया गया है। हाँ, कुछ जगह समस्या है तो उस पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस पर नोट भी लेता है, ऑर्गेनाइजेशन उस पर ध्यान केंद्रित करके उन अधिकारियों से बात भी करता है और अधिकारियों पे कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये इंश्योर किया गया है कि गलत काम नहीं होना चाहिए, एक्सटॉर्शन नहीं होना चाहिए, घूसखोरी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी बिना बात के परेशान नहीं करना है, किसी से भी हमें वसूली नहीं करनी, और जो भूमाफिया हैं, जो अपराधी हैं, उन पे तेजी से कार्रवाई करनी है और लॉ को हमें एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, समय की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ ग्रे कार्ड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।